अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे चैनल कहानी नुक्कड़ की में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पुराने जमाने का जिक्र है। किसी गांव में एक भिखारी रहता था। वो भीख मांगने में तो माहिर था ही, वैसे भी बहुत अक्लमंद था। उसका एक चेला था जो बिल्कुल बेवकूफ था। भीख मांगने का तरीका भी उसने अपने उस्ताद से सीखा था। दोनों का इस दुनिया में कोई अजीज रिश्तेदार नहीं था, इसीलिए वो दोनों साथ ही रहते थे। दोनों एक दूसरे के गम और एक दूसरे के खुशियों के साथी भी थे। भिखारी अब बहुत बुरा हो चुका था, जबकि उसका शागिर्द बिल्कुल नौजवान था। एक दिन खुदा का करना क्या हुआ कि उस गांव को सैलाब ने अपने लपेट में ले लिया। सारे गांव के मकान कच्चे थे, वो सैलाब में बह गए। उन दोनों का मकान भी ना बचा। सारा का सारा गांव दरहम बरहम हो गया। उन्होंने भी गांव छोड़ने का फैसला कर लिया था। एक रोज सुबह दोनों अपने गांव को खैर आबाद कहकर बाहर निकल आए। उन्होंने गांव को आखिरी मर्तबा देखा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। उस गांव में न जाने उसने जिंदगी के कितने दिन गुजारे थे। गांव से रुखसत होकर वो नाक की सीध में चल पड़े। दोनों आपस में इधर उधर की बातें भी कर रहे थे। चलते चलते सूरज गुरूब होने ही वाला था कि उन्हें एक शहर के आसार नजर आए। मुबारक हो उस्ताद, आखिर हम एक शहर तक पहुंच गए। चेले ने कहा, खुदा का शुक्र है, बूढ़े के मुंह से निकला। दोनों तेज तेज कदम उठाने लगे। वो सूरज डूबने से पहले पहले शहर में पहुंच जाना चाहते थे ताकि कुछ खाने पीने को मिल जाए। दोनों ठीक उस वक्त शहर में दाखिल हुए जब सूरज डूबने वाला था। उस्ताद, मुझ में तो अब एक कदम भी उठाने की हिम्मत नहीं है। खुदा के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करो। चेले ने बेदम होकर गिरने के बाद कहा। उस्ताद कहने लगा, अच्छा तुम यही ठहरो, मैं किसी घर से कुछ लाता हूँ। बूढ़े ने कहा और चला गया। जल्द ही वो कुछ रोटियां और दाल ले आया। दोनों ने सब्र शुक्र से उन्हें खाया। कुएं से ठंडा पानी पिया और एक दरख्त के नीचे लेट कर सो गए। सुबह हुई तो उन्होंने भीख मांगने का बाकायदा मंसूबा बनाया। दोनों के दोनों निकल खड़े हुए और सारा दिन भीख मांगते फिरे। शाम हुई तो वो अपने ठिकाने पर लौट आए। ये एक घना दरख्त था। रात भी वो उसी के नीचे सोए थे। यहाँ पहुंचकर बूढ़े ने कहा, अब हमारे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं। तुम यूं करो कि बाजार से जरूरत की चीजें ले आओ। हम जंगल में एक झोपड़ी डालेंगे और वहीं खाना पकाया करेंगे और वहीं जिंदगी के दिन गुजारेंगे। चेले ने खुश होकर कहा, अच्छा उस्ताद, मैं अभी लाता हूँ, और पैसे लेकर चला गया। चेला बाजार पहुंचा तो उसने सोचा थोड़ी सी मिठाई भी खरीद लो। 3-4 दिन से हमने कोई मीठी चीज नहीं खाई। ये सोचकर वो सीधा एक मिठाई की दुकान में गया। बाजार बहुत पुररौनक था, उसमें काफी चहल पहल थी। मिठाई की दुकान पर तरह तरह की मिठाइयाँ सजी हुई थी। उसने पूछा, भाई साहब लड्डू क्या भाव है? टका सेर, दुकानदार ने कहा। क्या कहा? टका सेर? चेले ने हैरान होकर कहा, हाँ टका सेर, यानी कि 1 रुपए की 1 किलो। और बर्फी क्या भाव है? हर चीज टके सेर है, यानी कि हर चीज 1 रुपए के 1 किलो है। अच्छा, तो हर चीज मिला जुला कर 1 सेर दे दो, उसने खुश होकर कहा। मिठाई वाले ने सारी मिठाई 1-1 सेर तौल दी। चेले ने उसे 1 रुपए थमा दिए और सब्जी वाले की दुकान में चला गया। भाई साहब गोभी क्या भाव है? उसने पूछा। टके सेर, दुकानदार ने कहा। और आलू क्या भाव है? चेले ने हैरान होकर कहा। हर चीज टके सेर है, यानी कि यहाँ भी हर चीज 1 रुपए के 1 किलो है। चेला हैरान हो गया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर दौड़ता दौड़ता अपने उस्ताद के पास पहुंचा। उस्ताद ने जो उसे इस तरह से हाँफते कांपते देखा तो पूछा, क्या बात है, तुम भागते भागते क्यों आ रहे हो? खैरियत तो है? और ये क्या, तुम सिर्फ एक झोला लाए हो, हालांकि तुम्हें तो कई चीज लानी थी। चेले ने कहा, उस्ताद मजा आ गया। चेले ने खुशी से फूल कर कहा। तो उस्ताद ने पूछा, क्या हुआ? उस्ताद, इस शहर में तो हर चीज टके के भाव मिलती है। उस्ताद ये देखो, ये मिठाई मैं टके के भाव लाया हूँ। यहाँ पर तो मिठाई भी, घी भी, दालें भी, सब्जी भी, गर्ज हर चीज टके के भाव मिल रहे हैं। यहाँ तो मजे आ जाएंगे, खूब खाओ पियो उस्ताद, अब हम सारी उम्र यही रहेंगे। उस्ताद उसकी बातें सुनकर चुप हो गया। उसके मुंह से एक लफ्ज भी ना निकला। फिर चेले ने पूछा, क्या बात है उस्ताद, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं बेटा, मुझे ये सुनकर कोई खुशी नहीं हुई। मगर क्यों उस्ताद जी? अब हम अच्छी अच्छी चीजें टके सेर लेकर खाया करेंगे। ना कुछ पकाने की जरूरत, ना मुसीबत भरने की, बाजार से खरीद कर हम खा लिया करेंगे। उस्ताद ने फिक्रमंद होकर कहा,
तुम बेवकूफ हो, मूर्ख हो, यहाँ रहना ठीक नहीं। अरे उस्ताद, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो यहाँ से हरगिज नहीं जाऊंगा। इससे ज्यादा मजे भला और कहाँ आएंगे? भला कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ हर चीज टके सेर बिकती हो? इसीलिए तो कह रहा हूँ बेटा कि यहाँ रहना ठीक नहीं है। ये अंधेर नगरी है। तुम कुछ भी कहो उस्ताद, मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जाऊंगा। और अगर मैं यहाँ नहीं रहूं तो भी मैं यही रहूंगा। उस्ताद, लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम भी नहीं जाओ। जो जिंदगी के दिन बचे हुए हैं यही आराम और ऐसे गुजरेंगे। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता। उस्ताद भी अपनी जिद पर अड़ गया। तो फिर मैं अकेला ही चला जाऊंगा। उस्ताद ने कहा, तुम्हारी मर्जी है उस्ताद, जाना चाहो तो चले जाओ। ये सुनकर बूढ़े उस्ताद को बहुत दुख हुआ। उसने उस चेले को अपने औलाद की तरह पाला था और उससे बहुत मोहब्बत भी करता था। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन उसका चेला उससे ऐसी बेरुखी की बातें करेगा। खैर, दोनों ने मिठाई खाई और पढ़कर सो गए। सुबह हुई तो उस्ताद उठ खड़ा हुआ। कहाँ चले उस्ताद? चेले ने पूछा। मैंने कहा था ना कि मैं यहाँ नहीं ठहर सकता। तो क्या अभी और इसी वक्त जा रहे हैं? हाँ बेटा, मुझे यहाँ रहने से खौफ आता है। मान जाओ उस्ताद, यहाँ से ना जाओ। चेले ने कहा, दुनिया के तख्ते पर इतना ऐश कहीं नहीं कर सकोगे जितना यहाँ। और अगर तुम जाए बगैर नहीं रह सकते तो 2-4 दिन तो ऐश करके जाओ। नहीं, मैं सिर्फ दिन निकलने तक ठहर गया था, अब एक लम्हा भी यहाँ नहीं रुकूंगा, उस्ताद ने कहा। उस्ताद ने अपना झोला कंधे पर डाला और शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर निकल पड़ा। ठहरे उस्ताद, मैं तुम्हें शहर के बाहर तक छोड़ आता हूँ। ये कहकर चेला भी उसके साथ साथ चलने लगा। चेला कहने लगा, मैं हैरान हूं उस्ताद, आखिर तुम्हें यहाँ रहने से क्या डर है, क्या खतरा है? हमारा काम तो भीख मांगना है, हमें भला किसी से क्या डरना? हमें कौन नुकसान पहुंचा सकता है? उस्ताद कहने लगा, इस वक्त तुम मेरी ये बातें नहीं समझ सकते, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम मेरी ये बातें याद करके खूब पछताओगे और कहोगे कि काश मैंने उस्ताद की बातें मान ली होती। मैं अब भी तुम्हें यही कहता हूँ, मेरे साथ चले चलो, लालच में ना आओ। हरगिज नहीं उस्ताद, मैं इसी जगह रहूंगा, चेले ने कहा। अच्छा, तो मेरी एक बात सुनो, अगर कभी तुम मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ तो अपने उस्ताद को जरूर दिल में याद कर लेना। हो सकता है कि कुदरत मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेज दे। तुम जो ही फिक्र कर रहे उस्ताद। चेला बोला, मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, मुझ पर कोई मुसीबत नहीं टूटेगी। मैं तुम्हें आखिरी बार समझाता हूँ बेटा, मेरे साथ चलो, उस्ताद ने मायूस होकर कहा। और मैं अब भी तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ उस्ताद कि तुम यहीं रहो, चेले ने अटल लहजे में कहा। उसने अपने रहने के लिए घास फूस की एक झोपड़ी बना ली थी और उसमें मजे से रहने लगा था। अब वो हर फिक्र से आजाद था। सुबह उठकर भीख मांगने के लिए निकल खड़ा होता और जो 2-4 आने हाथ लगते वो उसके लिए कहीं ज्यादा होते, क्योंकि हर चीज टके सेर मिल जाती। वो मिठाइयाँ, घी, दूध, खुश्क मेवे पेट भर भर कर खाता और अपने उस्ताद को बेवकूफ ख्याल करके खूब हंसता और कहता, काश उस्ताद यहाँ से ना जाता, उस्ताद ही बेवकूफी ना करता। अब उससे कोई काम ना होता था। वो कई दिन तक भीख मांगने भी न जाता था। झोपड़ी में खाने पीने की चीजों का ढेर लगा हुआ रहता था। वो उनमें से लेकर खूब खाता और खूब हंसता। हर फिक्र से आजाद होने और खूब खाने की वजह से और कोई मेहनत और मुशक्कत की काम ना करने की वजह से उसका जिस्म मोटा होने लगा था। वो अपने जिस्म को देखता और खूब खाता। आहिस्ता आहिस्ता उसका जिस्म फूलता चला गया। वो फूलकर इतना मोटा कुप्पा हो गया कि उससे चला भी बड़ी मुश्किल से जाता था। उनके पास जब पैसे खत्म होने लगते तो बाजार के किसी मोड़ पर बैठ जाता। शहर के लोग उसके मोटापे पर हंसकर उसे कुछ न कुछ दे देते, जिनसे वो फिर शेरों के हिसाब से चीजें खरीद कर झोपड़ी में जमा कर लेता और खाने लगता। अब यही उसकी जिंदगी थी और यही उसका मोटापा रोज ब रोज बढ़ता चला जा रहा था। अब उस मुल्क के बादशाह का हाल सुनिए। एक दिन वो अपने तख्त पर बैठा हुआ था और दरबार भी लगा हुआ था कि उसके सामने एक आदमी को पकड़ कर लाया गया। बादशाह ने पूछा, ये आदमी कौन है? बादशाह, सलामत, इस आदमी को बाजार से पकड़ कर लाया गया है। ये बाजार में क्या कर रहा था? बादशाह ने पूछा। जा बना, इसने एक आदमी की जेब काटी है। बादशाह ने पूछा, वो कहाँ है जिसकी जेब काटी गई है? सिपाही बोला, वो बाहर मौजूद है। बादशाह ने कहा, उसे बुलाओ। उस आदमी को पेश किया गया। बादशाह ने उससे पूछा, क्या इस शख्स ने तुम्हारी जेब काटी है? वो खुश होकर कहा, जी हाँ जनाब। तुमने इसे जेब काटने ही क्यों दी? बादशाह ने गुर्रा कर पूछा। जी? वो शख्स घबरा गया।
तुम्हारी गफलत की सजा तुम्हें दी जाएगी। जेब कतरे को छोड़ दो, क्योंकि ये तो लोगों को होशियार करने का काम कर रहा है। और इसे पकड़ लो जिसकी जेब काटी गई है। इसने अपनी जेब काटने ही क्यों दी? कल इस आदमी को शहर के चौराहे में लटकाकर फांसी दे दी जाएगी। बादशाह का हुक्म सुनते ही जेब कतरे को छोड़ दिया गया और जिसकी जेब कटी थी उसे पकड़ लिया गया। दूसरे दिन चौराहे पर तिल धरने की जगह बाकी न थी। उस बेगुनाह शख्स को जंजीरों में जकड़ कर लाया गया। वो आदमी थरथर कांप रहा था। एक तो उसकी जेब काटी गई और अब उसे फांसी पर चढ़ाया जा रहा था। लोगों की तादाद में लम्हा ब लम्हा इजाफा होता जा रहा था। आखिर खुदा खुदा करके बादशाह सलामत की सवारी आई। बादशाह एक ऊंची जगह पर खड़ा हो गया और उसने इशारा किया कि इसे फांसी दे दी जाए। जल्लाद आगे बढ़ा और फंदा इस आदमी के गले में डाला, लेकिन फंदा ढीला था और वो आदमी बहुत दुबला पतला था। जल्लाद में भी इतनी अकल कहाँ थी कि वो फंदे को छोटी कर लेता। हैरान और परेशान कभी फंदे और कभी उस आदमी की गर्दन को देखने लगा। क्या बात है, तुम इसे फांसी क्यों नहीं देते? बादशाह ने गुस्से के आलम में कहा। आलम पना फांसी का फंदा इस आदमी के गले में फिट नहीं बैठ रहा, क्योंकि फंदा बहुत बड़ा है और ये आदमी बहुत ही दुबला पतला है। अब मैं इसे फांसी दूं तो कैसे दूं? बादशाह ने सुना तो सोच में डूब गया। उसके वजीर और अमीर भी परेशान हो गए। सब मिलकर ये सोचने लगे कि आखिर इसे फांसी कैसे दी जाए, लेकिन किसी की समझ में नहीं आया कि फंदे को छोटा करके इसे फांसी दी जाए। जब किसी की समझ में कुछ नहीं आया तो बादशाह खुश होकर बोला, तुम सब तो बिल्कुल बेवकूफ हो, गधे हो, जो इतनी भी बात पे नहीं सोच सकते। अगर इस आदमी के गर्दन में फांसी का फंदा नहीं आता तो इसे छोड़ दो और शहर में जिसकी गर्दन में ये फंदा फिट आ जाए तो उसे फांसी दे दो। लेकिन फांसी देने से पहले मुझे भी खबर दे दी जाए ताकि मैं भी ये तमाशा ठीक से देख सकूं। बादशाह का हुक्म सुनकर सब लोग उसकी अक्लमंदी की दाद दिए बगैर ना रह सके। उसने कितनी शानदार तरकीब बताई है और वो सब कितने बेवकूफ हैं कि वो लोग इतनी भी बात नहीं समझ सके। फंदा उतारकर सिपाही को दे दिया गया और उससे कहा गया कि ऐसा आदमी ढूंढ कर लाओ। फिर वो लोग ऐसा ही मोटा तगड़ा आदमी ढूंढने के लिए निकल पड़े जिसकी गर्दन में ये फंदा फिट आ सके। सबसे पहले वो एक मोटे हलवाई के पास पहुंचे। उन्होंने सोचा कि ये आदमी काफी मोटा है, इसीलिए उम्मीद है कि इसकी गर्दन में ये फंदा फिट आ जाएगा। उन्होंने उससे कहा, नीचे उतरो। हलवाई सरकारी आदमी को देखकर बहुत घबराया, लेकिन मरता बेचारा क्या न करता, वो नीचे उतर आया। सिपाही ने फंदा उसकी गर्दन में डालकर देखा, लेकिन ये अब भी ढीला था, इसलिए वो मायूस होकर फंदा उसके गले से निकाल लिया और उसे छोड़ दिया। जाओ, तुम फांसी के लायक नहीं, तुम्हारी गर्दन इतनी मोटी नहीं है जितना कि ये फंदा। इसी तरह से वो लोगों के गले में फंदा डाल डाल कर देखते, लेकिन फंदा चूंकि बहुत ढीला था इसीलिए किसी की गर्दन में फिट ही नहीं आ रहा था। अचानक सिपाहियों को एक बहुत मोटा आदमी नजर आया। वो उसे देखकर खुश हुए और उसकी तरफ बढ़ने लगे। वो शख्स एक मिठाई की दुकान में खड़ा था। चेला कई दिन से बाजार नहीं गया था। झोपड़ी में पड़े खाने की चीजें खत्म हो गई थी और उसके पास पैसे भी नहीं बचे थे, इसीलिए वो अब फिर से बाजार में आ गया था। रास्ते में भीख भी मांगता गया। बाजार पर पहुंचते पहुंचते उसको 3-4 आने भीख के मिल चुके थे, इसीलिए वो सबसे पहले एक मिठाई की दुकान पर गया और उससे 5 सेर मिठाई तौलने के लिए कहा। हलवाई अभी मिठाई तौल ही रहा था, अचानक उसके हाथ से तराजू नीचे गिर पड़ा। क्या बात है, क्या तुम्हारे हाथों में जान नहीं जो मिठाई नहीं तौल रहे? चेले ने गुस्से से कहा। वो आ रहे हैं। मिठाई वाले ने खौफजदा होकर कहा। कौन आ रहे हैं? तुम इस कदर डरे हुए क्यों हो? चेले ने हैरान होकर पूछा। इतने में सिपाही फंदा लिए हुए वहां पहुंच गए। उनको चेला ही नजर आया था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुए थे। पहलवान, जरा अपने गर्दन तो इधर लाना, एक सिपाही ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों, क्या बात है? चेले ने हैरान होकर कहा। एक आदमी को फांसी दी जानी चाहिए थी, लेकिन ये फंदा उसके गले में नहीं आया, इसीलिए हमारे बादशाह सलामत ने हुक्म दिया है कि जिस आदमी की गर्दन में ये फंदा फिट आ जाए उसे फांसी पर चढ़ा दो। हम सुबह से किसी ऐसे आदमी की तलाश में हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसकी गर्दन में ये फंदा फिट आ जाए। अब तुम नजर आए हो, उम्मीद हो कि तुम्हारी गर्दन में ये फंदा जरूर फिट आ जाएगा। अरे मगर ये क्या इंसाफ है? चेले ने चिल्ला कर कहा। ये हमारे बादशाह सलामत का इंसाफ है, इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। यहाँ हर चीज टके शेर उसके हुक्म से ही बिकती है। सिपाही ने कहा और उसने अपने साथियों को इशारा किया। चेले को जकड़ लिया गया
और फांसी का फंदा उसके गले में डाला तो वो बिल्कुल फिट हो गया। सिपाही इसे देखकर बहुत खुश हुए कि हमें मतलूबा आदमी मिल गया और उसे कैद खाने की तरफ ले चले। अब चेले को मालूम हुआ कि उसका उस्ताद यहाँ रहने से क्यों डरता था, लेकिन अब पछताने से क्या हासिल हो सकता था। उसे कैद खाने में डालकर बादशाह को ये खुशखबरी सुना दी गई कि ऐसा आदमी बादशाह सलामत मिल चुका है जिसके गले में फांसी का फंदा फिट आ गया है। बादशाह इस खबर को सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने उसी वक्त हुक्म दिया, उसे कल शहर के चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाएगा। उस वक्त उसे अपने उस्ताद की बातें बुरी तरह याद आने लगी। अब उधर उस्ताद की सुनिए। वो शहर से निकला तो बहुत उदास था, क्योंकि उसका चेला उस शहर ने उससे छीन लिया था। वो शहर शहर गांव गांव घूमता फिरा, भीख मांगता रहा और जो रूखी सूखी मिलता खाकर खुश रहता, खुदा को याद करता, फिर दिन निकलने पर भीख मांगने खड़ा होता। उसकी जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी कि एक दिन अचानक उसे अपना चेले का ख्याल आया। उसने सोचा कि चलकर देखना चाहिए कि वो आखिर किस हाल में है, खैरियत से तो है। ये सोचकर उसने उसी शहर का रुख किया जहाँ पर चेला था। सारा दिन और सारी रात चलते रहने के बाद वो शहर में दाखिल हुआ और उस जगह जा पहुंचा जहाँ उसने चेले के साथ रुका था। उस जगह उसने एक झोपड़ी देखी, लेकिन उसके अंदर चेला मौजूद नहीं था। वो उसे ढूंढता हुआ शहर के चौक की तरफ चल निकला। रास्ते में उसे हर कोई शहर के चौक की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। उसने एक आदमी से उसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि आज एक आदमी को चौराहे में फांसी दी जाएगी। उस्ताद भी चौराहे की तरफ बढ़ने लगा। एक तरफ से उसे 7-8 सिपाही एक बहुत मोटे आदमी को जंजीरों में जकड़ कर लाते हुए दिखाई दिए। उस्ताद ने उस मोटे आदमी को देखा तो पहचान नहीं सका। जब वो करीब आए तो चेली की नजर अपने उस्ताद पर पड़ी। वो चिल्ला उठा, उस्ताद! उस्ताद के कान खड़े हो गए। अब जो उसने उस मोटे आदमी को गौर से देखा तो पहचान लिया और हैरान होकर बोला, ये तुम हो? हाँ उस्ताद। अरे तुम इस हाल को कैसे पहुँचे? चेले ने सारा मसला कह सुनाया। उस्ताद ये सुनकर सोच में पड़ गया। फिर चेले के कान के करीब जाकर बोला, अब तुम्हें मौत की सजा से बचाने की एक ही तरकीब है। चेले ने खुश होकर कहा, वो क्या है उस्ताद? उस्ताद कहने लगा, जब तुम्हें फांसी दी जाने लगेगी तो मैं कहूंगा कि फांसी मुझे दे दो और तुम कहना कि मुझे दो। मैं कुछ समझा नहीं उस्ताद। चेले ने हैरान होकर कहा, मैंने तुमसे जो कहा है वही करना, आगे तुम्हें बचाना मेरा काम है। बहुत अच्छा उस्ताद, चेला खुश होकर कहा। वो चलते चलते चौराहे तक पहुंच गए। चेले को फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया गया। फांसी का फंदा उसकी आंखों के सामने झूल रहा था। वो उसे देखकर सहम गया कि कहे उसका उस्ताद उसे बचाने में नाकाम ना हो जाए और उसकी जान चली जाए। आखिर बादशाह के सिपाही आ गए। लोगों ने उसे देखकर खुशी से नारे लगाया। बादशाह अपनी मखसूस जगह पर खड़ा हो गया। उसने एक नजर सारे मजमे पर डाली और बुलंद आवाज में कहने लगा, ऐ मेरी रियाया, ऐ मेरे लोगों, आखिरकार बहुत सी कोशिश के बाद हम एक ऐसे आदमी को ढूंढने में कामयाब हो गए जिसके गले में ये फंदा फिट आ गया। अब मैं हुक्म देता हूँ कि उसे फांसी दे दी जाए। जल्लाद ने ये सुनकर फांसी का फंदा हाथ में पकड़ा और चेले की तरफ बढ़ाने लगा। ऐन उसी वक्त उस्ताद जोर से चिल्लाया, अरे ठहरो, इसको फांसी ना दो बल्कि फांसी मुझे दो। सारे मजमा पर यह सुनकर सन्नाटा तारी हो गया। जल्लाद के हाथ रुक गए। बादशाह चौंक उठा। सब मुड़ मुड़ कर उस्ताद की तरफ देखने लगे कि ये कौन बेवकूफ है जो कह रहा है कि मुझे फांसी दो, जो मजमा से निकलकर फांसी के तख्ते की तरफ आ रहा था। कौन हो तुम और तुम्हें सरकारी कामों में दखल देने की जरूरत कैसे हुई? बादशाह ने पूछा। उस्ताद ने कहा, बादशाह सलामत, इसकी जगह मुझे फांसी पर लटका दीजिए। नहीं बादशाह सलामत, ये जुल्म ना कीजिएगा, फांसी मुझे ही दें। चेला कहने लगा, हरगिज नहीं, फांसी मुझे दें। उस्ताद बोला। उनकी तकरार जारी थी और सब लोग हैरान थे। आज तक उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा आदमी नहीं देखा था जो अपने आप को फांसी देने के लिए जिद करे, और यहाँ तो दो ऐसे आदमी मौजूद थे। बादशाह के भी होश का ठिकाना न रहा। बादशाह को भी कुछ समझ में नहीं आया। आखिर उसने चिल्लाकर कहा, आखिर बात क्या है? तुम क्यों फांसी पाना चाहते हो? बस यूं ही, आप इसको छोड़ दें और मुझे फांसी दे दें। उस्ताद ने कहा। बादशाह ने हैरान होकर कहा, तुम दोनों फांसी पाने के लिए इतने बेचैन क्यों हो? दरअसल बात यह है बादशाह सलामत, उस्ताद ने कहना शुरू किया। इतने में चेला भी अचानक चिल्लाकर कहने लगा, उस्ताद उस्ताद, इन्हें कुछ मत बताना, तुम खामोश रहो। बादशाह ने गुस्से से कहा, हाँ तो ऐ बुजुर्ग बताओ। अब बादशाह की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो जानना चाहता था
कि ये दोनों फांसी पाने के लिए इतने बेचैन क्यों हैं। दूसरे लोग भी सांस रोक कर खड़े थे। बात दरअसल ऐसी है बादशाह सलामत कि आज के दिन जो भी फांसी पाएगा वो सीधा जन्नत में चला जाएगा। एक दिन तो मरना है ये, इसीलिए इस मोटी की बजाय मुझे फांसी दे दो। ये सुनना था कि दरबार के चारों तरफ से ये आवाजें आने लगी, फांसी मुझे दो, फांसी मुझे दो। वजीर ने कहा, मैं यहाँ का वजीर हूँ, इसीलिए आप मुझे फांसी दें ताकि मैं सीधा जन्नत में चला जाऊं। बादशाह ने चौंक कर उसे देखा। ऐन उसी वक्त कई दूसरे लोग भी चिल्ला उठे, फांसी मुझे दी जाए, फांसी मुझे दी जाए। बादशाह परेशान हो गया कि आखिर फांसी किसे दी जाए और किसे ना दी जाए। चेला हैरान होकर कभी उस्ताद को तो कभी मजमे को देखता और दिल में खुश हो रहा था। बादशाह ने हाथों के इशारे से मजमा को खामोश किया और बोला, सबसे ज्यादा फांसी का हकदार तो मैं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा बादशाह हूँ, इसीलिए आज फांसी चढ़कर जन्नत में मैं जाऊंगा। सब लोग हैरान हो गए। बादशाह के आगे कौन क्या कर सकता था, इनकार की जरूरत किसे थी। सब लोग बादशाह को फांसी के तख्ते की तरफ जाते हुए देखने लगा, यहाँ तक कि वो फांसी के तख्ते में जाके पहुंच गया और फिर उसने उस मोटे आदमी को यानी कि चेले को फांसी के तख्ते से उतरने के लिए कहा। चेला खुदा का शुक्र अदा करता हुआ नीचे उतरा। वो दिल में बहुत खुश था कि उसकी जान बच गई। बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दिया तो वो फांसी का फंदा उसके गले में लगा दिया और बादशाह को फांसी दे दी। बादशाह के फांसी का ये मंजर लोग हैरत से देख रहे थे कि उनका बादशाह सीधा जन्नत में जा रहा है। इस मौके से फायदा उठाते हुए उस्ताद और उसका चेला दोनों चुपचाप वहां से भाग निकल आए और उस सल्तनत से बहुत दूर चले गए। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।